सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आज 10 मई 2022 का आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है, उसका पूरा सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस आप मिलाते हुए चलिएगा और अधिक से अधिक पहले सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। आपको पूरा समझ में भी आएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होना था, आपका उत्तर कैसे सही है, अगर नहीं सही है तो कैसे नहीं सही है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। पहले अपने सभी मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं गणित विषय में। 25 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देखिए, पहला जो आपका बहुविकल्पी में प्रश्न है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कि कौन सा ऐसा सिंबल है, संकेत है, जिसको दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर 20 लिखना हो तो 2x लिखा जाता है, ठीक है। और अगर 6 लिखना हो तो v सिंबल के बगल इस तरीके से i फिर से 1 लिखा जाता है, ठीक है। और 7 लिखना हो तो इसी तरीके से इसको रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से c को भी रिपीट किया जाता है। तो x, इसको और इसको, इन तीनों को रिपीट किया जाता है, बल्कि l को, L और V और D को नहीं रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है? L की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। यह L जो है, यह रिपीट करके नहीं लिखा जा सकता है रोमन अंकों में, ठीक है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो स्थानीय मान 5 और 6 का आप निकाल लोगे। देखिए, 5 सैकड़े के स्थान पे है, तो 5 में 100 का गुणा हो जाएगा। इसका 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 500, और जो 6 है यह दहाई के स्थान पे है, तो 6 में गुणा होगा 10 का, इसका स्थानीय मान 60 आ जाएगा। अब दोनों का जो स्थानीय मान है उसका गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि 500 गुणे 600, जो 5 का स्थानीय मान है और 6 का स्थानीय मान है उसका गुणनफल। तो देखिए, 5 का गुणा 6 में होगा तो 5 छक 30 और 3 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा गुणनफल। आपके तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 30,000, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, 0.5 का 4%। 5 का 4%, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया था। राजन के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने आपको कराए थे। 0.5 का 4%, यानी कि 0.5 गुणे 4, और प्रतिशत की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/100। यह मैंने आपको बार बार बताया है। जब प्रतिशत आप लगा रहे हैं तो 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह आप हटा रहे हैं तो 1/100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे पहले 0.5 का गुणा 4 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और बटे में है 100, ठीक। गुणे में था 1/100, तो हो जाएगा बटे में 100। अब 100 से भाग जाएगा 2 में, तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, क्योंकि 100 में 2 शून्य होता है। तो 0.02, यह जो हो जाएगा यह आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यहाँ पे 0.02, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। अब बिल्कुल सूत्र पे बताए हुए क्वेश्चन पे कराए हुए क्वेश्चन पे बिल्कुल यह कराया हुआ ही क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा गया है। सूत्र होता है मासा गुणे लासा, और बराबर होता है यह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। जो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल होता है वह बराबर होता है संख्याओं के खुद के गुणनफल के। तो मासा देखिए यहाँ पे कितना है? 35 है, और लासा कितना है? लासा है 525, और पहली संख्या आपको दी रखी है 175, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं x होगी। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 35 गुणे 525, और बटे में x के गुणे में था 175, इसको बराबर के उधर हम लोग भेज रहे हैं, तो 175 बटे में आ जाएगा इधर, ठीक। 175 से 525 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 35 का गुणा 3 में होगा तो ये आ जाएगा 105। तो ऑप्शन 4 जो है आपका 105, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है आपका, x-2 बराबर 1 आपको दिया गया है। तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान आपको निकालना है। देखिए, x-2
बराबर 1 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे x बराबर कितना लिख सकते हैं, -2 को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, तो जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है 3x² + 5x + 2 में, इसमें x की वैल्यू आप रख दीजिए। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 के घाते 2 धन 5 × 3 धन 2। तो अब देखिए 3 × 3 के घाते 2 यानी कि 3 × 9, 3 × 9 कितना होता है, 27 होता है। 3 × 9 27 धन 5 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 15 धन 2। अब देखिए 27 धन 15, 27 धन 15, 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 32 धन 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 में दिया गया है 44। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मान 3x² + 5x + 2 का मान कितना होगा, 44 होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं यह आप देख लीजिएगा। इसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 6 धन 6.6, तो 6 धन 6.6 ये हो जाएगा 12.6 धन, अब देखिए 6.66 धन 6.666। अब इसको जोड़ना है, तो अब देखिए 12.6 में अगर 6.6 आप जोड़ते हैं, 12.6 में अगर आप 6.6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 2 और हासिल लगाएगा 1, 8, 1 9, तो ये हो जाएगा 19.26। तो देखिए 19.26 हो गया और धन एक और बचा है 6.666 3 बार। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 19.26 और फिर 6 दशमलव किधर और इधर है 6। अब देखिए 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 8, 1 हासिल लगेगा 2 और 6 8 हो जाएगा, 1 हासिल बचा हुआ तो 9, फिर दशमलव और 9 में 6 जुड़ेगा तो 5 और 1 धन 1 2, तो 25.926 यही आपका उत्तर हो जाएगा। इन चारों को आप जोड़ लेंगे तो 25.926 यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे कुछ रचना नहीं लिखना है। पटरी और प्रकार की सहायता से आप बहुत ही आसानी से 120 अंश का कोण बना सकते हैं। देखिए कोई भी एक रेखा आप खींच लीजिए, पटरी की सहायता से आप एक रेखा खींच लोगे और इस रेखा पे यहाँ पे आप प्रकार का नोक रखिएगा और इसको प्रकार को आधे से अधिक खोल लीजिएगा और इस तरीके से आप चाप लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपने चाप लगाया। अब इस चाप ने जहां पे रेखा को कट किया है वहां पे आप प्रकार के नोक को रखिएगा और एक चाप और आप लगा दीजिएगा इसी चाप पे जहां इस चाप को यह कट करता हो। ठीक, अब फिर से आप प्रकार की नोक वहां पे रखिएगा जहां पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हो। ठीक, अब इसके बाद इस चाप पे अगर आप रखते हैं नोक प्रकार का तो फिर आप इसी चाप को काटने का प्रयास करिए। इस चाप को आप काटने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे यह काटेगा। ठीक, फिर आप इस जो पॉइंट है मान लेते हैं ए और बी, ये 2 पॉइंट है, फिर ए को और ये मान लेते हैं जहां पे कट किया है सी पॉइंट है, तो ए और सी को आप पटरी की सहायता से मिला दीजिएगा और यह आपका कितना बन जाएगा, 120 अंश का कोण बन जाएगा। बस इतना ही आपको करके दिखा देना था। बस ये 3 चाप दिखने थे। ठीक है, एक रेखा दिखनी थी, एक ये बड़ा वाला चाप, फिर उसके बाद ये 2 चाप और इसके बाद मिलाया हुआ ये और 120 अंश दिखाया हुआ ये। बस इतना ही आप कर देते तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसका परिमाप 180 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक आयत है, आयत में आपको देखिए लंबाई दी गई है, आयत में आपको लंबाई दी गई है, लंबाई कितना है, 50 है, लंबाई आपको 50 मीटर दी गई है और परिमाप 180 मीटर दिया गया है। लंबाई 50 मीटर आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका यह है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लंबाई आपको 50 मीटर और परिमाप जो दिया गया है वह 180 मीटर दिया गया है। परिमाप आपको 180 मीटर दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए
क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें लंबाई पता है और परिमाप पता है, अगर हमें यहीं पे चौड़ाई पता होती तो हम क्या कर लेते, हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते जो पूछ रहा है। लेकिन परिमाप जब पता है तो परिमाप देखिए क्या होता है, परिमाप आपको पता है, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है परिमाप का सूत्र। अब परिमाप आपको 180 दिया गया है तो 180 रख दीजिए, फिर 2 गुणे लंबाई, लंबाई आपको 50 मीटर दिया गया है, चौड़ाई नहीं दिया गया है, इसको मान लीजिए x, ठीक है। तो ये देखिए 180 बराबर, अब 2 का गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 50 में गुणा होगा 2 का 100 और x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक। अब x का मान आपको निकालना है तो 2x एक तरफ रखिए और 100 को उधर भेज दीजिए बराबर के, तो 180 में से 100 घट जाएगा तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और x का मान आप निकालेंगे तो 80/2 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 मीटर। ये आपको चौड़ाई मिल गया, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 40 मीटर, ठीक है। और लंबाई है कितना, लंबाई है 50, तो 50 गुणे 40 यह हो जाएगा आपका 200 वर्ग मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 200 वर्ग मीटर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक कोण में आपको लिखना था, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको उदाहरण में लिख देना था 40 अंश, 50 अंश, ये क्या है, यह कोटि पूरक कोण है क्योंकि इनका योग है 90 अंश। और एग्जाम्पल अगर आपका लिखने का मन करता तो 30 अंश, 60 अंश, इस तरीके से आप लिख सकते थे। और 45 अंश, 45 अंश, मतलब यह सारे क्या है, कोटि पूरक कोण हैं, ठीक है। क्योंकि इन जिन भी दो कोणों का योग 90 अंश होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक कोण कहेंगे, ठीक। तो आपको परिभाषा लिख देना था और उदाहरण लिख देने थे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिखोगे तो 9999, 9 को 4 बार लिखोगे। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है, ठीक। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया। अब इन दोनों का योगफल पूछ रहा है तो जोड़ लीजिए दोनों को। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 9999 आपके पास है ही, उसमें एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 10,000, और 10,000 में हमारे पास बचा है 99, क्योंकि एक इधर हमने जोड़ दिया तो 10,099, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। 10,099, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 को हमने जोड़ा है तो हमें कितना मिला है, 10,099। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब बोला कि प्रत्येक घंटे पानी जो है वह 10% कम हो जा रहा है, जो 1000 लीटर टंकी है उसमें से, ठीक है। तो अब 1 घंटे बाद कितना पानी बचा होगा। शुरू में मान लेते हैं पूरा टंकी भरा हुआ है और 10% हर घंटे पानी कम हो रहा है, तो 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा टंकी में, उसकी मात्रा आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसे। देखिए 1 घंटे में कितना पानी कम होगा, यह आप निकाल लीजिए। तो आप बता सकते हैं कि 1 घंटे बाद कितनी मात्रा रह जाएगी। 1 घंटे में 1000 लीटर का 10% कम हो रहा है, 1000 लीटर का 10% कम हो रहा है, यानी कि 1000 गुणे 10 और प्रतिशत, 1000 गुणे 10 और प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो 100 से काट दीजिए, 1 शून्य, ये 10 का कट जाएगा, 1 शून्य 1000 का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 लीटर। 1000 लीटर का 10% कितना आ गया, 100 लीटर। अब 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा, 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, शुरू में कितना था, 1000 लीटर था, और 1 घंटे में कम कितना हुआ है, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 900 लीटर। तो जो
बची मात्रा होगी टंकी में वह कितना होगा, 900 लीटर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी आपने आसानी से कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपके बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूरे समाप्त होते हैं। 5 नंबर का आपका बहुविकल्पी और 6 नंबर का आपका अतिलघुत्तरीय। 6 प्रश्न आपके अतिलघुत्तरीय हो गए और 5 प्रश्न बहुविकल्पी हो गए। यह 11 नंबर दोस्तों उम्मीद है आपका सही हुआ होगा बिल्कुल। अब इसके आगे हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। अब दोस्तों हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। अब यहाँ टेलीविजन के कई सारे ब्रांड आपको दिए गए हैं, ABCD, जैसे आपके LG हो गया, पैनासोनिक हो गया, फिलिप्स हो गया, सैमसंग हो गया। इस तरीके से आप समझिए कि इस तरीके के कुछ 5 ब्रांड आपको दिए गए हैं और उस ब्रांड के कितने टेलीविजन, कितनी टीवी बिकी हैं, उनकी संख्या आपको दी गई है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। आपको पाई ग्राफ आपको पता है गोले में इस प्रकार से बनता है और जिसका जितना सेल रहेगा वह उतना एरिया ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना के दिखा देना था। जैसे ए ब्रांड है तो ए ब्रांड का 40 बिका है, तो इस तरीके से 40 आप दिखा दोगे। बी ब्रांड 20 बिका है तो बी ब्रांड को आप 20 दिखाओगे। इस तरीके से बी को आप 20 दिखा दोगे। इसके बाद देखिए सी ब्रांड के 15 बिके हैं तो सी ब्रांड को इस तरीके से 15 आप दिखा दोगे। इस तरीके से आप डी ब्रांड को भी 15 दिखा दोगे और ये हो जाएगा ई ब्रांड आपका बच जाएगा 10। ठीक, इस तरीके से यह आपको दिख रहा होगा ए 40, बी 20, सी 15, डी 15 और इस तरीके से आप नाम लिख दीजिएगा और संख्या लिख दीजिएगा। ठीक है, और जिसके जितने संख्या ज्यादा होगी उसको उतना बड़ा आप दिखाइएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 100 टेलीविजन बिके हैं तो 100 के हिसाब से आप वृत्त को बांट लीजिए, उतने में आप दिखा दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसको अंश माप में भी दिखाया जा सकता है। टोटल अंश माप 360 होता है तो एक टेलीविजन के बिक्री पे आपको पता है कितना अंश माप जाएगा 3.6 अंश माप। ठीक है, तो यहाँ पे 40 अगर टेलीविजन बिके हैं तो अंश माप इस तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन इतना आपको नहीं करना था। आपको बस इतना दर्शा देना था कि हाँ पाई ग्राफ में इस तरीके से दर्शाया जाएगा। 2 नंबर का ही है आपका, उसमें बहुत ज्यादा अंश माप में जाने की जरूरत नहीं है। इतना आप कर दिए होंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, आधा यानी कि 1/2 घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे व्यय करता है तो उसके पास कितना भाग बचेगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे आप निकाल लोगे कि वह व्यक्ति कुल कितना खर्च करता है। व्यक्ति द्वारा कुल खर्च आप निकाल लीजिए। देखिए कुल खर्च जो वह कर रहा है वह व्यक्तिगत रूप से 1/4 खर्च कर रहा है 1/4 और आधा घरेलू खर्च में कर रहा है और 1/5 बच्चों की शिक्षा पे कर रहा है। यही 3 जगह वह खर्च कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए 1/4 व्यक्तिगत, आधा घरेलू और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे। ठीक है, कितना बच रहा है यह आपको बताना है। तो पहले आप कुल खर्च निकाल लीजिए। कुल खर्च आप निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 20 आएगा। अब देखिए 4 और 20, 5 का गुणा हो रहा है तो 5 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा। फिर देखिए 2 में 10 का गुणा हो रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा 1 में और यहाँ 1 में कितने का गुणा हो जाएगा 4। अब जोड़ेंगे 5, 10, 15 और 4, 19, 19/20 आ गया। ये कुल खर्च हो गया। और अब बचत कितना बच रहा है यही तो आपसे पूछ रहा है कि उसके पास कितना भाग बचा। तो बचत आप निकालेंगे तो पूरा जो सैलरी आई वह 1 आई और उसमें से 1 भाग में से पूरे सैलरी में से 19/20 उसने खर्च कर दिया। तो अब एलसीएम ले लीजिए 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 19 यानी कि 1/20 भाग उसके पास बच जाएगा उसके सैलरी का, उसके आय का। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/20। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 121 भागा, फिर बड़े ब्रैकेट में है 16 माइनस मझला ब्रैकेट है 14 माइनस 3, फिर है छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6। तो यह बोर्ड मास का आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान है। मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको कराए थे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस ब्रैकेट से, छोटे ब्रैकेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। यही आपको सॉल्व करना है। 121 भागा
बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस मझले ब्रैकेट में 14 माइनस 3, फिर गुणा है छोटा ब्रैकेट है 9 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। इसे बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, देखिए 9 माइनस 6 इसमें हो रहा है, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो छोटे ब्रैकेट में बच जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब छोटा ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए क्या होगा, छोटा ब्रैकेट जब खुलेगा तो ऋण 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 9। ठीक, अब छोटा ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए 121 भागा 16। अब आप ध्यान दीजिए मझले ब्रैकेट में, मतलब यहाँ मझले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 121 भागा है 16 माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो 5 में प्लस 5 में गुणा होगा ऋण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण। अब इसके बाद देखिए 121 भागा 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 का भाग होगा 121 में, 121 बटे 11 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 11। 11 बार में कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, इसका मान आप सॉल्व करोगे तो 11 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती। एक भुजा अगर ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। तो इस तरीके से आपको पता है कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो a प्लस ए कितना करेंगे, 3a हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये होता है 3a बराबर 12, तो a बराबर कितना आ गया, 12/3, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया आपका इसका त्रिभुज का भुजा। अब त्रिभुज की भुजा आपको पता चल गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको एक पता चल गई है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है 3 सेमी। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वह होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का 2 बार गुणा। एक 4 कट जाएगा नीचे वाले 4 से और बच क्या जाएगा, 4√3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से यह भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और मान लेते हैं सूत्र आपको नहीं याद था, तो एक सूत्र आपको त्रिभुज का याद होता है, 1/2 गुणे भुजा गुणे ऊंचाई, यह होता है। तो ऊंचाई यहां से आप निकाल लेते तो ये आ जाता है √3/2a, ऊंचाई आ जाता, ऊंचाई की जगह ऊंचाई रख देते, भुजा रख देते, तब भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, आप कर सकते थे, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। और यह क्वेश्चन बिल्कुल कराया हुआ है, आपको मैंने यह क्वेश्चन कराया हुआ है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे दिया गया है आपको x का मान है 1/2, तो आपको इसका मान निकालना है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 भाग में है 3। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे x का मान आपको दिया गया है 1/2, x की जो वैल्यू दी गई है 1/2 दी गई है, तो सीधा आप वैल्यू रख लीजिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है, x की वैल्यू आप रख लीजिए। इसके बाद 4 × 1/2 - 5 भागा 3। तो अब देखिए एहतियातन हम क्या करते हैं कि जो कोष्टक जहां भी होता है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कोष्टक में जो भी चीजें हैं, तो 4 गुणे 1/2 है, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो 2 - 5 भागा 3। ठीक, तो ये सामने हो गया 3/2 और 2 में से 5 घटेगा तो -3 बचेगा और भाग में है 3। अब देखिए यहाँ पे है गुणा, ठीक, और यहाँ पे है भाग, तो किसी को भी पहले आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुणा मान लेते हैं, अगर हम पहले कर लेते हैं,
या भाग ही कर लीजिए आप, तो 3/2 गुणा ऋण 3 में भाग हो रहा है 3 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऋण 1 बचेगा और ऋण 1 का गुणा हो जाएगा 3/2 में, तो कितना आ जाएगा, ऋण 3/2। आपका उत्तर कितना आ गया, ऋण 3/2। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक आयत का मेजरमेंट आपको दिया गया है, लंबाई जिसकी है 8 और चौड़ाई जिसकी है 2। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो ए स्क्वायर लिख लीजिए आप। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसे लंबाई आपको दी गई है 8, चौड़ाई दी गई है 2, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16, और ए बराबर कितना लिखेंगे, 4 मीटर। ये आ गया आपकी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 4 मीटर आ गई। अब आपसे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप आप लिख लीजिए, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा, 4a होता है, तो 4 का गुणा 4 में होगा तो आ जाएगा 16 मीटर, 16 मीटर, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न है, बस 2 स्टेप में आपको लगा लेना था। पहले वर्ग का क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेते, फिर उसके बाद वर्ग का परिमाप का सूत्र लिख के वर्ग का परिमाप निकाल लेते। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। इस क्वेश्चन से पहले आप सभी अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करना आपको पता है कि बहुत जरूरी होता है, कितने मेहनत से हम आपके लिए पेपर सॉल्व करा रहे हैं इतने जल्दी आज ही के दिन। तो कुछ मत सोचिए, अधिक से अधिक कम से कम 5 खास मित्रों में और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 2 पार्ट में 2 भिन्न वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन भिन्नों को आपको सरल करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको भी हम सरल करेंगे। उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो कमेंट आप सभी लोग को जरूर करना है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है, ऋण 12/30 भागा है 3/5, धन है 8/10। अब देखिए एक जगह भाग का चिन्ह है, एक जगह धन का चिन्ह है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि हम भाग वाला प्रक्रिया जो है वह पहले करेंगे। तो 12/30 और भाग में है 3/5, तो बटे में आ जाएगा 3/5, धन 8/10। इस तरीके से आप लिख के चाहे गुणा करा लीजिए, जो हर का हर है उसका गुणा अंश के अंश में होगा, और जो अंश में भिन्न है उसके हर में गुणा होगा हर वाले भिन्न के अंश से, ठीक है। तो यह कितना लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा ऋण 12 और गुणे होगा 5 और बटे में आएगा 30 गुणे 3 और धन 8/10, यही चीज आएगा। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, या आप एक नियम याद कर लीजिए कि जब भी भाग होता है 2 भिन्नों में, तो जिससे भाग दिया जाता है इसका भाग का चिन्ह आप गुणे में बदल दीजिए। जिस भिन्न से आप भाग कर रहे हैं उसके अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। यहीं पे आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, अगर 5/3 लिख दें, ठीक है, जिससे भाग हो रहा है उस अंश को, उस भिन्न को पलट दें। तो वही चीज यहाँ भी हुई है जब आपने बटे में लिखा है, तो कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 5 बटे 30 गुणे 3 है और धन में है 8/10। अब 3 से काटिए 12 को तो 4 बार में कट जाएगा, और ऋण 20/30 धन 8/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा ऋण 20, और 8 में देखिए गुणा होगा 3 से, तो 8 त्रिक 24, ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 4/30 या फिर जिसे लिख सकते हैं 2/15। 2/15। तो इस तरीके से उत्तर यह आपको मिल गया 2/15 इसका आ जाएगा पहले का। और दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऋण 4/6 दिया गया है, फिर गुणे में है ऋण 8/10 और फिर माइनस का चिन्ह है 16/30। तो यह पहले ही देख लीजिए, पहले ही आप इसको काट सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से ये कट रहा है तो 2/3 ऋण 2/3 इसको लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 4/5 और इसको लिख दीजिए 8/15। सबको आपने ऊपर नीचे 2 से काट दिया। अब यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है, यह ध्यान रखिएगा। अब गुणा होगा तो ऋण 2 का गुणा होगा ऋण 4 में, तो ये हो जाएगा धन 8 और नीचे आ जाएगा 15 और ये आ गया ऋण 8/15। अब देखिए धन 8/15 में से घट रहा है ऋण 8/15। 8/15 में से 8/15 घट रहा है तो कितना लिख सकते हैं, हर 15 और 8 में से 8 घट रहा है तो कितना आ जाएगा 0/15 यानी कि 0। इसकी जो वैल्यू आ गई वह 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा पेपर जो है दोस्तों वह सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि सारा प्रश्न आपने सही किया होगा। अब आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर लीजिए सभी मित्रों में, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन है, इस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस, इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिल पाए और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएं और अपने परीक्षा में अच्छा कर पाएं। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पे ले ली गई हैं। सभी सेमेस्टर को जितना पुराना वीडियो पढ़ा दिया गया है उससे आप 95+ स्कोर कर सकते हो। तो आपको अपने कॉलेज के भरोसे, किसी के भरोसे, किसी अदर चैनल के भरोसे नहीं रहना है। बस आपको चैनल पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप सीधा कमेंट करिए कि मुझे सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, आप मुझे वीडियोस का लिंक दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी समस्या हो 7705 95 45 49, ये नंबर है 7705 95 45 49, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐप में सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बस अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सब अवेलेबल है। अभी जो आपका कल पेपर होने वाला है कंप्यूटर का, संस्कृत का और हिंदी का, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके जो सीनियर रहे हैं 2021 बैच के, जो सीनियर रहे हैं 2019 बैच, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, तो वह आपको अवश्य जरूर ही बताएंगे कि उन्होंने टारगेट यूपीटेट सीटेट से पढ़ाई की थी। और आप उनसे उनका अंक भी पूछ सकते हैं कि कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने है, आप जरूर पढ़िएगा, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद।